Hello friends, welcome to the classes and our next topic is refraction through glass slab. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे पहले हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोई भी ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब का क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक शीशे का टुकड़ा है, वो एक क्यूबाइड फॉर्म में कट किया हुआ है और उस पर अगर आप लाइट रे इंसिडेंट कराते हो तो उसका पाथ कैसा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, मींस ग्लास स्लैब की हम बात करने वाले हैं। क्या ग्लास स्लैब? ग्लास स्लैब क्या है कि कोई भी एक ग्लास का टुकड़ा, एक शीशे का टुकड़ा जो कुछ इस फॉर्म में कट होगा। ओके, कुछ इस तरह से हमारा कट होगा। क्लियर? अब जब आप इसमें इंसिडेंट रे स्ट्राइक कराओगे, रे जाएगी तो क्या होगा? रे किस में होगी? पहले एयर में, एयर से किस में जाएगी? ग्लास में। ओके, और फिर ग्लास से वापस किस में आएगी? एयर में आएगी। ठीक है, मींस इसमें डबल रिफ्रैक्शन हुए। एक तो जो सपोज दैट ये हमारी ग्लास स्लैब है, एक तो इसकी टॉप सरफेस पर, ओके, और एक इसकी बॉटम सरफेस पर। टॉप सरफेस पर कब होगा? जब रे आई और इस पर इंसिडेंट हुई। तो इसके बाद स्ट्राइक करने के बाद जो ग्लास स्लैब के अंदर रे गई, फर्स्ट टाइम तो वो रिफ्लेक्ट होगी एंड सेकेंड टाइम जब वो रिफ्लेक्टेड रे दोबारा ग्लास से एयर में आएगी, ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तब उसका सेकंड रिफ्लेक्शन होगा। ओके, कैसे कि एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास में इसका कुछ पाथ चेंज होगा, फिर ग्लास से ये, फिर जब एयर की तरफ निकलेगी तब इसका पाथ कुछ चेंज होगा। तो ये तो हमने 3D व्यू बनाया था, इसमें हमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, हम बनाते हैं इसका 2D व्यू। तो 2D व्यू से थोड़ा सा क्लियर होगा, 2 डायमेंशनल। ओके, वैसे तो हमारे पास एक फेयर डायग्राम बना हुआ है, बट हम उस पर लास्ट में जाएंगे, बाद में जाएंगे। पहले हम डायग्राम बनाते हैं खुद। क्या कि सपोज दैट कि क्या है, ये ग्लास स्लैब है जिसका फ्रंट व्यू देख रहे हो। ठीक है, जैसे ही आपकी ग्लास स्लैब थी, आप इसका सिर्फ फ्रंट व्यू देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा, बट एक्चुअल में ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है? क्यूबाइड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो क्या होगा? हमने एज्यूम कर लिया कि PQRS कोई भी ग्लास स्लैब है। ओके, तो आपने क्या किया? यहां कहीं सोर्स था। ठीक है, सोर्स से क्या होगी? लाइट एनर्जी एमिट होगी। अब ये लाइट एनर्जी चलते हुए यहां आई। ठीक है, इस टॉप सरफेस पर स्ट्राइक की। टॉप सरफेस कौन सी हमारी? PQ। ठीक है, अब जब लाइट रे एयर से ग्लास में आएगी तो क्या होगा? बेंडिंग होगी लाइट की। क्यों? रिफ्लेक्शन होना है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड रिड्यूस होगी। पता है ना, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इसका पाथ बेंड क्यों होता है? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है। ओके, अच्छा, किस तरफ बेंड होगी? मींस अगर मैं कह दूं कि ये इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगी। तो हमें पता था कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो जो लाइट रे होगी वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मींस इसका एक्चुअल पाथ कैसा होता? एक्चुअल पाथ होता है ये इस तरह से, बट ऊपर क्या है? एयर, यहां पर है एयर, और जैसे ही ग्लास में एंटर हुई तो इसकी स्पीड रिड्यूस हो गई, और जैसे इसकी स्पीड रिड्यूस हुई तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। मींस कुछ इस तरह से। ओके, तो ये क्या थी हमारी? इंसिडेंट रे। ये हमारी कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। ये हम PQ सरफेस की बात कर रहे हैं। PQ सरफेस की अगर हम बात करें तो इंसिडेंट रे है हमारी, इसे कुछ नाम दे देते हैं A B। ओके, तो इंसिडेंट रे कौन सी है हमारी? AB, और फिर इसे नाम दे देते हैं BC, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? BC। क्लियर? अब जैसे ही ये SR सरफेस पर आएगी तो क्या हुआ? ग्लास से ये एयर की तरफ क्या करेगी? अपना पाथ दोबारा से चेंज करेगी। क्यों करेगी? अब जैसे ही वो ग्लास से एयर में आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डेंसर से रियल मीडियम में आ रही है। तो क्या होगा? अगर मैं यहां पर A को नॉर्मल ड्रॉ कर लूं इस तरह से, तब क्या होगा? जो ये BC रे है ये नॉर्मल से दूर शिफ्ट होगी। मींस इसका एक्चुअल पाथ तो कुछ ऐसा होता, बट ये क्या होगी? दूर शिफ्ट हो जाएगी, इतनी भी नहीं होगी, कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। C, और इसे नाम दे देते हैं D। क्लियर?
तो अगर मैं एस आर सरफेस की बात करूं, आर एस सरफेस की, ठीक है, और ये किसकी थी हमारी, पी क्यू सरफेस के लिए, ये आर एस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन सी हुई, बी सी, क्लियर, और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हुई, सी डी, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हुई, सी डी, क्लियर। अब आते हैं इस डायग्राम पर, पी क्यू आर एस एक ग्लास स्लैब है, N1 N2 एंड N1 डैश N2 डैश ये हमारे नॉर्मल हैं, N1 N2 PQ सरफेस पर ड्रॉ किया है हमने, एंड N1 डैश N2 डैश हमने RS सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर से इंसिडेंट रे आई, जो नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है, मींस इंसिडेंट एंगल बना रही है, उसके बाद जैसे ये एयर से ग्लास में गई तो इसकी स्पीड रिड्यूस हुई। एक्चुअल पाथ इसका ये ब्लू लाइट वाला था, ब्लू कलर वाला, बट जैसे ये ग्लास में एंटर हुई इसका पाथ बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ, स्पीड रिड्यूस हुई। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही थी आर, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जैसे ही लाइट कौन सी, ये रेड वाली रिफ्लेक्टेड रे, जैसे N1 N2 नॉर्मल से पास होगी, कहां पर, एस आर सरफेस से दूसरे मीडियम में जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी, तब दोबारा क्या होगी, ये नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एस आर सरफेस पर आर डैश इंसिडेंट एंगल दिखाया एंड ई क्या दिखाया हमने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डायग्राम क्लियर करो पहले कि डायग्राम क्लियर है, यानी आई एंड आर इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल फॉर दी पी क्यू सरफेस, क्लियर, एंड एस आर सरफेस के लिए आर डैश इंसिडेंट एंगल एंड ई रिफ्लेक्टेड एंगल, क्लियर। इतना समझो, ये तो हमने एक रफ डायग्राम बनाया था, बट फेयर डायग्राम ये है। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na हमने शो किया है, Na या म्यू ए भी लिख सकते हो, कुछ भी, ऐसे ग्लास के लिए Ng या म्यू जी, एंड अगेन एयर के लिए फिर Na या म्यू ए, क्लियर। तो ये वाला तो डायग्राम हम अपना रफ वाला हटा देते हैं, इसके भी कोई नीड नहीं है, दोबारा बनाएंगे इसे, फिर से समझेंगे, ठीक है। चलो अब ये बात बताओ, जब इसमें दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन कौन कौन से सरफेस पर हो रहा है, PQ और RS पर, तो क्या मैं स्नेल्स लॉ भी दो बार लगा सकता हूं। स्नेल्स लॉ क्या था, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N, और N क्या था, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर, ओके। नहीं समझ में आया, दोबारा लिखते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ये हम लिखते थे ना, जो वहां पर N1 अगर एयर है तो N1 की वैल्यू 1 हो जाती थी और N2 को सिंपल हम N लिख लेते थे, क्लियर। तो ये क्या है हमारा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर अब क्या करें, हम इसका स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, एक बार PQ सरफेस के लिए लगाकर देखते हैं और एक बार RS सरफेस के लिए लगाकर देखते हैं, ठीक है। तो PQ के लिए तो यही लगेगा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N2, N2 क्या है, Ng, तो मैंने क्या लिख दिया, Ng, और N1 को क्या लिख दिया, Na, ठीक है। ये किस सरफेस के लिए था, फॉर PQ सरफेस, क्लियर। अब लगाते हैं RS सरफेस के लिए, तब क्या होगा, साइन, इसमें I कौन सा है, R डैश, ठीक है, कौन सा है, R डैश, अपॉन साइन R कौन सा है, मींस रिफ्रैक्शन एंगल इस सरफेस के लिए कौन सा हो गया, E, क्लियर। तो ये हो गया हमारा साइन E इक्वल्स टू कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, सेकंड मीडियम वाला आएगा पहले, मींस Na अपॉन Ng। पहले तो सिर्फ ये समझो कि ये आपको स्नेल्स लॉ लगाना आया है या नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में जाओ, स्नेल्स लॉ पढ़ो, मतलब फर्स्ट टॉपिक में जाओ रिफ्लेक्शन में, और स्नेल्स लॉ पढ़ो, उसमें देखो कि हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। मैंने तभी समझाया था कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, हमेशा साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इक्वल्स टू इंसिडेंस एंगल के सामने दूसरे मीडियम जो है, अदर मीडियम, सेकंड मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, इसलिए R डैश के साथ दूसरा मीडियम कौन सा, एयर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, और E के साथ हमने क्या लगाया, इस वाले फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अभी तो कंफ्यूजन भी होगा कि ये क्यों माना, आर डैश क्यों माना, अभी धीरे धीरे सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। क्लियर। अब यहां पर रुकते हैं और मुझे एक बात बताओ, ये कोई भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहां पर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की मैंने। क्लियर। और अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो एक बात बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल फ्रॉम ज्योमेट्री इक्वल होंगे या नहीं? ज्योमेट्री से, ठीक है, ये आपको बताना है कौन सी ज्योमेट्री लगाई, कौन कौन सा एंगल है, ये आपको बताना है। तो अगर मैं कह दूं ये अल्फा है और ये बीटा है, तो क्या ये एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? मैं क्या कह रहा हूं, ये n1 n2 और ये n1 डैश n2 डैश, ये दोनों रे पैरेलल हैं। क्लियर। तो ये एंगल अंदर वाला और इधर वाला एंगल ये इक्वल होगा नहीं होगा? मींस अगर मैं इन्हें कह दूं कौन कौन से, देखो उधर r और ये r डैश, देखो आराम से सेम लाइन है, n1 n2 एंड n1 डैश n2 डैश दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि PQ और RS भी पैरेलल है। अब PQ और RS पैरेलल है, तो जब उस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो भी पैरेलल होंगे। मींस n1 n2 एंड n1 डैश n2 डैश दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इस तरह से n1 n2 एंड n1 डैश n2 डैश दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये कौन सी रे थी? रिफ्लेक्टेड रे, जो मैंने यहां पर दिखाई है। क्लियर। तो एक बात बताओ, ये R और R डैश दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? क्यों होंगे? ज्योमेट्री से। ये आपको बताने की कौन सी ज्योमेट्री लगाई है मैंने कि मैं R और R डैश दोनों एंगल्स को इक्वल कह पा रहा हूं। ठीक है। अब जब ये इक्वल है तो क्या मैं यहां लिख लूं एंगल R इक्वल टू एंगल R डैश? क्यों लिख सकता है? नहीं लिख सकता। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, इसे तो हटा देते हैं। ठीक है, मींस एंगल R इक्वल टू एंगल R डैश। क्लियर है ना? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है या नहीं? तो क्या मैं इसी फार्मूले को दोबारा से साइन R अपॉन साइन E इक्वल टू NA अपॉन NG लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आप खुद बताओ। R डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया? R डैश की जगह सिर्फ R ही तो लिखा है मैंने, और तो कुछ नहीं लिखा। ठीक है। अब अगर मैं दोनों से साइन R की वैल्यू निकाल लूं, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, यहां से साइन R की वैल्यू कितनी आएगी आप खुद बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, NA इधर चला जाएगा, साइन R इधर चला जाएगा और NG साइन I के नीचे चला जाएगा। मींस साइन R इक्वल टू NA अपॉन NG इंटू साइन I। बताओ सही है या नहीं? क्या ऐसे लिखा मैंने? NA चला गया साइन I के साथ, NA चला गया साइन I के साथ, NG नीचे चला गया, साइन R इधर चला गया, NG नीचे चला गया, साइन R ऊपर चला गया। क्लियर। अब ऐसे यहां से साइन R की वैल्यू निकालो। साइन R इक्वल टू कितना होगा? NA अपॉन NG इंटू साइन E। क्लियर है ना? दोनों से साइन R निकाल लिया। अब इसे क्या दो इक्वेशन 1, इसे क्या दो इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दोनों को इक्वेट कर दो। मींस इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, दोनों को इक्वल कर सकता हूं ना? ये भी साइन R है, ये भी साइन R है। तो देखो जब इक्वल करोगे तो क्या होगा? NA अपॉन NG इंटू साइन I इक्वल्स टू NA अपॉन NG इंटू साइन E। NA अपॉन NG से NA अपॉन NG गया तो कितना बचा हमारा? साइन I इक्वल्स टू साइन E। क्लियर। और यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, क्या? साइन I तो साइन से साइन में रिमूव कर सकता हूं, कैंसिल आउट नहीं होंगे, सिर्फ हटा सकता हूं। तो क्या ये कह सकता हूं इन दोनों एंगल्स के अगर साइन इक्वल है तो I इक्वल्स टू E होगा या नहीं होगा? देखो क्या करूं मैं, साइन I इक्वल्स टू साइन R, तो साइन से साइन में हटा सकता हूं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हटा सकता हूं, सिर्फ एंगल को इक्वेट कर सकता हूं। तो I इक्वल्स टू E, I इक्वल्स टू E। इसका क्या मतलब हुआ? I और ये एंगल E दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? इंसिडेंट एंगल और सेकंड सरफेस का जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इक्वल होंगे। ठीक है, फिर एक बात देखी गई, क्या कि अगर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने आगे बढ़ाई है डैश डैश करते हुए, और ये रेड लाइन बाद में जो दोबारा रिफ्लेक्ट हुई है, ये दोनों रे आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। क्यों होंगी? क्यों होंगी? क्योंकि दोनों रेज
नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ब्लू लाइन यहां तक और डॉट 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 करके जो मैंने आगे बढ़ाई है, ठीक है, और ये वाली रे जो फाइनली बाहर निकली है, ये दोनों रे आपस में पैरेलल होंगी। क्यों होंगी पैरेलल? क्योंकि दोनों रेज नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रही हैं, और अगर दो रेज किसी एक नॉर्मल के साथ, एक ही नॉर्मल कौन से n1 n2 और n1 डैश n2 डैश, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों के साथ वो सेम एंगल बना रही हैं, तो वो रेज क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। और इन पैरेलल रेज के बीच के डिस्टेंस को कहा गया लेटरल शिफ्ट। उस पर भी आते हैं, पहले इतना समझो। सिर्फ हमने क्या करा, पहले PQ सरफेस के लिए एक बार स्नेप लॉ लगाया, RS सरफेस के लिए लगाया, फिर देखा ये अंदर वाले एंगल कौन से? रिफ्लेक्टेड एंगल ये वाला और ये वाला इंसिडेंट एंगल, दोनों सेम थे। जब दोनों सेम थे तो मैंने दोनों को मतलब एक की जगह दूसरे की वैल्यू रख दी, R डैश की जगह R की वैल्यू रख दी, और दोनों को इक्वेट करते हुए ये प्रूफ किया कि इंसिडेंस एंगल I और ये E दोनों इक्वल हैं, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाली रे जो आ रही थी, जो दोनों रेज हैं ये आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। कौन कौन सी रेज? जो इंसिडेंस रे आ रही थी उसको अगर मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ाता हूं, और दूसरी रे कौन सी? जो डबल रिफ्लेक्शन के बाद एमिट हुई है, मतलब इमर्ज हुई है, बाहर निकली है, ठीक है। तो अब यहां से हम E को एक नया नाम देंगे, क्या? इमर्जेंट एंगल, ठीक है। क्या नाम देंगे? अलग स्केच से लिख लेते हैं। ये हम नाम देंगे इमर्जेंट एंगल, ठीक है। और ये जो रे है जो फाइनली इमर्ज हुई है, फाइनली एग्जिट हुई है, उसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे। क्लियर? इसलिए इसका नाम E रखा गया था। E से क्या दिखाना है, मतलब क्या डिनोट करना है? इमर्जेंट एंगल या इमर्जेंट रे मींस जो फाइनली रे एग्जिट हो रही है फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर? तो यहां से हमें क्या कंक्लूड हुआ, मतलब क्या कंक्लूजन निकला हमारा, कि जब भी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों रेज आपस में पैरेलल होंगी। इमर्जेंट रे कौन सी है? जो सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद एमिट हुई है, एग्जिट हुई है, वो हमारी इमर्जेंट रे है। तो इंसिडेंस रे, इमर्जेंट रे दोनों आपस में पैरेलल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि दोनों नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रही है। सेम एंगल कैसे बना रही है? हमने देखा I और E दोनों की वैल्यू इक्वल थी। इक्वल कैसे की? दोनों सरफेसेस पर हमने स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ लगाकर हमने बस एक बात पर देखी कि ज्योमेट्री से R और R डैश दोनों इक्वल थे, और इक्वल करके हमने ये पूरी कैलकुलेशन करी, और ये प्रूफ हमने कर दिया कि दोनों रेज, कौन कौन सी रेज? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रही है। सेम एंगल बना रही है मींस दोनों रेज आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ओके, पहले तो सिर्फ इतना समझो, फिर इसका सेकंड पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। इतनी देर में बस हमने ये प्रूव किया इमर्जेंट रे और इंसिडेंस रे, इमर्जेंट रे और इंसिडेंस रे दोनों आपस में पैरेलल हैं। और पैरेलल क्यों है? क्योंकि दोनों नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रही हैं, और सेम एंगल के लिए हमने ये पूरी कैलकुलेशन की है। ओके ना, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। ये सब हटा दें। ओके, अब हमने क्या बात की? ये जो बीच की डिस्टेंस है, किस किस के बीच की डिस्टेंस? जो ये इंसिडेंस रे को मैंने डॉट 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 करके आगे बढ़ाया था, और जो ये मेरी फाइनली इमर्जेंट रे थी, इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है, इसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का आप थोड़ा सा भी अंदाजा लगा भी पाएंगे क्या? डिस्प्लेस कितनी हुई रे, मीन इंसिडेंट रे जो जा रही थी वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितनी शिफ्ट हो गई, कितनी डिस्प्लेस हो गई। तो ये तो दिखाया ये एक्चुअल में आ रही थी, बट ग्लास स्लैब आ गया तो इसलिए ये यहां से यहां शिफ्ट हो गई। क्लियर? मीन ये रे थी, यहां से आती, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधी ऐसे आ रही होती, बट ग्लास स्लैब हमने लगा दिया तो ये इधर शिफ्ट हो गई। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये है। और क्या देखना है? फिर इसके बाद ना लेटरल शिफ्ट के कुछ 3-4 पॉइंट्स, मतलब फैक्ट्स बताए गए। फैक्ट्स क्या बताए गए? कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो ये
बीच की डिस्टेंस है ये कुछ पॉइंट पर, कुछ पैरामीटर पर डिपेंड करती है। किस किस पर? आई पर, ये जो इसकी थिकनेस है टी, इस पर, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और वेवलेंथ पर। इन 4 पैरामीटर पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? ये जो शुरू के 3 पैरामीटर हैं, कौन कौन से? आई, टी एंड एन, ये तीनों अगर ज्यादा होंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। मींस अगर इंसिडेंस एंगल ज्यादा है या थिकनेस ज्यादा है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये जो बीच की डिस्प्लेसमेंट है ना, बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये उतना ही ज्यादा होगा। मींस कोई एक बढ़ जाए, दोनों बढ़ जाए या तीनों बढ़ जाए, कुछ भी बढ़े, एक बढ़े या दोनों बढ़े या तीनों बढ़ जाए, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। और लैम्डा के साथ क्या होगा? अगर जो लाइट रे आ रही है उसकी अगर वेवलेंथ बढ़ जाए, अगर बढ़ जाए, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। मींस इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन? लेटरल शिफ्ट। ओके, मींस इंसिडेंस एंगल बढ़ जाए या थिकनेस बढ़ जाए या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए, ये तीनों बढ़ जाए, दो बढ़ जाए, कोई से भी, तो हमारे जो लेटरल शिफ्ट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो बढ़ जाएगी। और अगर ये कम होंगे तो कम हो जाएगी। बट वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेटरल शिफ्ट। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो ये जो डिस्टेंस है ये अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो लेटरल शिफ्ट कम होगी, और अगर इसका उल्टा हो रहा है तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? मींस शुरू के 3 पैरामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 4th पैरामीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्लियर? इसका हम लैब में एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, हमारे सिलेबस में भी है कि हम क्या करते हैं कि ग्लास स्लैब रखते हैं और उधर से मतलब एक पेपर लेते हैं, ग्लास स्लैब रखते हैं और दूसरी तरफ उस पर कुछ पेन्स, ऑल पेन्स होती हैं, वो लगा देते हैं। फिर ग्लास के अदर साइड से देखते हैं और जब वो एक लाइन में दिखती हैं तो जहां से दिखती होती है उधर हम ऑल पेन लगा देते हैं। फिर हम उनको सबको मिला देते हैं पॉइंट्स को, तो हमारा पाथ ट्रेस हो जाता है, लेकिन वो हम लैब में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो इतना समझना है कि रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में हमने ग्लास स्लैब लिया, उस पर हमने जैसी लाइट इंसिडेंट कराई तो उसमें 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, और इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल के बीच में हमने एक रिलेशन निकाला। रिलेशन क्या था कि दोनों नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, दोनों सेम एंगल बना रहे हैं तो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हुई। क्लियर? उसके बाद फिर हमने देखा लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या थी? जो इंसिडेंस रे अगर आ रही थी, ठीक है, उससे इमर्जेंट रे की परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई? लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। और फिर देखा कि लेटरल शिफ्ट इन 4 पैरामीटर पर डिपेंड भी करती है। क्लियर? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसके बाद हम स्फेरिकल लेंसेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप इतना करिए और बुक से जरूर रीड करिए, कोई भी बुक लीजिए, बुक्स से जरूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मैं 1-2 पॉइंट्स कुछ बताने से रह जाए, तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होंगे, इस बात की गारंटी है। और इसके अलावा अगर आपने रिफ्लेक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले तो रिफ्लेक्शन क्लियर करो, फिर रिफ्लेक्शन पर आएंगे। इसके बाद आगे धीरे धीरे ऐसे चैप्टर वाइज हम सोचेंगे, मतलब ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाए। जैसे हमारा सिलेबस कवर होगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे केवीपीवाई या एनएसओ, ओलंपियाड, इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।